नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज में। दोस्तों, आज विदेश नीति का प्रोग्राम यानी कि कनाडा के साथ भारत का जो बड़ा कूटनीतिक फेलियर है, मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में इतना बड़ा कूटनीतिक ब्लंडर शायद कभी नहीं हुआ है। मैंने कभी नहीं देखा है। 1927 में पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति की नींव रखी थी, जब उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था, जब उनको पता नहीं था कि भारत कब आजाद होगा। उस समय भारत की विदेश नीति उन्होंने सारी की सारी अपने लेख में लिख कर रख ली थी और उसको 1947 में उन्होंने लागू कर दिया था। ये वो नीति थी जो सबको समान भाव से देखती थी और विशेष रूप से सबके सम्मान की बात किया करती थी। आज भी वो विदेश नीति भारत की सभी नीतियों को संचालित करती है और हमारे खास मित्र हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि आपकी डोमेस्टिक नीति ही आपकी विदेश नीति बन जाती है। एक समय ऐसा आता है जब आपकी डोमेस्टिक नीति के अंदर निरंकुशता आ जाए, तो वो निरंकुशता आपको विदेश नीति में भी नजर आनी शुरू हो जाती है। कनाडा के साथ जो ठंडी वाइब्स थी वो पहले से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है उसको सिर्फ कनाडा के रूप में ना देखा जाए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो संबंध बिगड़ रहे हैं धीरे धीरे उसको भी देखा जाए। लोगों को अभी शायद वो ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि कनाडा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो हमारी उलझने हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि ये हुआ क्यों है। G20 में जब ट्रूडो आए थे, उस समय एक बहुत ठंडी किस्म की बहस चल रही थी। दोनों के बीच में संवाद नाम की शायद कोई भी चीज नहीं थी। लगातार भारत के द्वारा ट्रूडो को कहना कि आप खालिस्तानियों पे एक्ट करो, उनको इरिटेट कर रहा था, क्योंकि विदेश नीति के अंदर ये सारे के सारे काम प्रधानमंत्री के लेवल पर नहीं किए जाते, नीचे के लेवल पर संकेत दे दिए जाते हैं, जो सटल संकेत कहते हैं, और बार बार उनको रिपीट नहीं किया जाता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भी इरिटेट हुआ। बार बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल कीजिए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट आई वो तो चौंकाने वाली निकली, और ये रिपोर्ट भी मेरे पास है इस समय। वहां पर जो ब्रिस्बेन के अंदर, जो कि क्वींसलैंड का एरिया है, वहां पर जो हिंदू मंदिरों को डिफेसमेंट किया गया उनका ब्रिस्बेन के अंदर, और जिनका इल्जाम सिख फॉर जस्टिस के ऊपर आया है, जो कि प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं। और विशेष रूप से उसके बाद विक्टोरिया में यानी कि मेलबर्न के अंदर भी जो डिफेसमेंट हुआ है मंदिरों का, और वहां भी इल्जाम सारा का सारा जो था पूरा का पूरा सिखों के ऊपर आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार की जो रिपोर्ट्स आई हैं ब्रिस्बेन से और मेलबर्न से, चौंकाने वाली हैं। उनका कहना है कि जितना भी डिफेसमेंट हुआ है ये हिंदुओं के द्वारा स्वयं किया गया है, इसमें सिखों का कोई रोल नहीं है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं, ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है। उनका कहना है कि जब मंदिर के ऊपर या मंदिर का डिफेसमेंट किया गया, उससे ठीक पहले उनके सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए। सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए ताकि उनकी रिकॉर्डिंग वहां पर ना हो सके। तो ये इल्जाम वहां से निकल कर आया है। और दोनों जगह की जो रिपोर्टिंग आई है वो कहते हैं कि जो विक्टोरिया का यानी कि मेलबर्न का एग्जाम्पल था, जो उसकी मोडस ऑपरेंडी थी, उसको क्वींसलैंड ब्रिस्बेन के अंदर भी फॉलो किया गया। इस बात का जो वर्ड्स में कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया के जो सॉलिसिटर हैं उनका कहना है कि मुझे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है सीनियर डिटेक्टिव ऑस्ट्रेलिया के निकोल डॉयल से प्राप्त हुई। ये उनका कहना ये भी है कि हालात ऐसे हो गए कि जब 3 मार्च की रात को डिफेसमेंट होता है, तो वो बंदे जो कि हिंदू ओरिजिन के थे, वो 4 तारीख को ब्रिस्बेन के अंदर एक सिख रैली थी, उसके अंदर उन्होंने अपने आप को पार्टिसिपेट करके दिखाने की कोशिश की कि हम कुछ और हैं, हम वो नहीं हैं, बट दे रीच द रियलिटी। जहां तक बात खासतौर से इसकी आती है कनाडा की, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना जरूरी है। उससे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं, फिर मैं कनाडा की पृष्ठभूमि भी देता हूं थोड़ी सी। हमारे साथ है प्रोफेसर अखिल स्वामी, विवेक देशपांडे जी, सुनील शुक्ला जी और अधीर रोल साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो कनाडा की पृष्ठभूमि है थोड़ी सी अलग है, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी खबर ये आई है कि जहां पर भारत ने जो अपना खासतौर से जिसे क्या कहते हैं कि एक रिप्लाई दिया है उसको कि इंडिया रिजेक्ट्स एलिगेशन बाय कनाडा, उसके अंदर 2 लाइनें ऐसी लिखी जाती हैं जिसके ऊपर कोई भी देश 100 बार सोचे कि मैं क्या लिख रहा हूं। क्या लिखा है कि द स्पेस गिवन इन द कनाडा
to a range of illegal activities including murders, human trafficking and organized crime is not new. कि कनाडा इस मामले में एक नया देश नहीं है जो मर्डर्स को शरण देता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को शरण देता है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको शरण देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा को भारत ने उस श्रेणी में रखा है इन दो लाइनों के द्वारा, जहां पे कनाडा इज अ कंट्री विच शेल्टर्स द मर्डरर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स एंड द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पीपल। मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अंदर इस किस्म के शब्द एक G7 देश के खिलाफ बहुत ही खतरनाक शब्द हैं, इनको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। और जो मैंने हिंदू हैंड की जो बात की है वहां पर टेंपल ग्रेफिटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, वो रिपोर्ट भी मैंने आपको दी। जो वहां पर हरदीप सिंह निज्जर का जो वास्तव में हत्या हुई है उसका कनेक्शन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन जो कॉन्सुलेट है या एम्बेसी ओटावा के अंदर, उसके साथ जोड़ा गया कि वहां पर जो एक व्यक्ति है जो इंडियन इंटेलिजेंस के चीफ हैं और उन्होंने, वो कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिबल जो है लिंकेजेस हैं कि इन्होंने सारा का सारा वहां पे करवाया। वहां की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जॉली जो हैं, उनका कहना है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस मर्डर को वहां पर अंजाम दिया है। अब समस्या ये है कि ये सारी की सारी चीजें हुई हैं वहां पर। सिखों की ऑलमोस्ट 35% से ज्यादा आबादी कनाडा के अंदर है, अच्छी खासी आबादी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, और ये जो हो रहा है वहां पर बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन कमाल की बात यहां पर यह निकलती है कि अब इस हीट को अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और ब्रिटेन में महसूस किया जा रहा है। अमेरिका की व्हाइट हाउस से अब विज्ञप्ति आ गई है कि वी आर डीपली कंसर्न ऑन व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। सेम विज्ञप्ति ब्रिटेन से आई है, सेम विज्ञप्ति जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से निकल कर आई है। एक देश जो हमारा, जिसके साथ हमारी सीमा नहीं लगती है, उसके साथ हम अपने संबंधों को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। हम उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। कोई संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं है। उनका प्रधानमंत्री अटक जाता है और आपके पास इतनी कर्सी नहीं, भाई उसको जाके पूछ लीजिए एक बड़प्पन होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, कि यार आप फंस गए हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आइए मेरे साथ चाय पीजिए। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जो इस टाइम वॉलेटाइल बनते जा रहे हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं एक चाय के कप के ऊपर बैठ के। लेकिन मोदी को लगता है कि मैं इंटिमिडेट कर सकता हूं, और हमारे टेलीविजन चैनल्स कहते हैं इट्स ए टिट फॉर टैट। माफ कीजिए, $2,000 का कंट्री, वो सामने बैठा $60,000 की इनकम वाला कंट्री है, वो G7 का देश है, वो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर कंट्री है। और अभी 4 दिन पहले पीयूष गोयल ने क्या कहा कि वी नीड मोर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद कनाडा। इसका मतलब क्या है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का? ट्रेड का मतलब हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करना है कनाडा को, और कनाडा को ज्यादा इन्वेस्ट करना है भारत के अंदर। वो देश जहां, जो भारतीयों का प्रिय देश है, जहां लोग पढ़ने जाते हैं, सेटल होने जाते हैं, नागरिकता लेते हैं, आपने उस देश को दुश्मन बना लिया है। इतना बड़ा कूटनीतिक फेलियर, और हमारे बहुत सारे लोग जो है खुश हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, कूटनीति के हिसाब से ये बंद कमरे में पर्दे के पीछे बहुत आराम से सुलझा ली जाती है। मुझे याद आता है, अगर आज मोदी जी की जगह पे जसवंत सिंह होते, या यशवंत सिन्हा होते, या सुषमा स्वराज होती, या मनमोहन सिंह होते, ये मुद्दा ही नहीं बनता था, मैं आपको बताऊं। या अटल बिहारी भी होते, ये मुद्दा ही नहीं बनता था। सिर्फ आपकी अकड़ और हेकड़ी ने कि मैं बड़ा देश हूं, 5वीं बड़ी इकोनॉमी हूं, देन हु केयर्स फॉर यू, हु केयर्स फॉर यू। आप दुनिया में अभी इतने बड़े हैं, $2,000 की इकोनॉमी है, तो आपकी इतनी अकड़ है, कल को खुदा न खास्ता $50,000 की इकोनॉमी हो गए तो आप तो दुनिया को रौंद के आगे निकल जाएंगे। भारत को समझते क्या है? भारत का वक्त आ गया, भारत अब वर्ल्ड स्टेज पे है, भारत का मान सम्मान है, भारत की बात माननी पड़ेगी। भाई ये अकड़ किस बात की है? ये अहंकार किस बात का है? कूटनीति में आप कनाडा को एज ए नेपाल ट्रीट नहीं कर सकते, एज ए मालदीव ट्रीट नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा, जो नेपाल में गलती की थी मधेशी के इशू में, वही गलती आप यहां पर कर रहे हैं। कूटनीतिक फेलियर भी है। लंबी बैकग्राउंड दी है इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड चाहिए थी इसके लिए। मैं एक एक करके आपसे टिप्पणियां लूंगा, टिप्पणी सिर्फ 7-8 मिनट तक सीमित रखेंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सबसे पहले आपसे कोई प्रश्न नहीं है, टिप्पणी आपकी पूरे परिदृश्य के ऊपर। देखिए दिनेश जी, अभी तक हम भारतवासी ये सुन रहे थे कि भारत विश्वगुरु बन गया। चीन, पाकिस्तान और हमारे जो दुश्मन राष्ट्र हैं उनसे तो राजनैतिक संबंध हमने नहीं तोड़े, और उनसे हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, चीन से ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है।
चीन के राष्ट्रपति को हम झूला झुलाते हैं और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं उनको झप्पी लगते हैं, लेकिन कनाडा से इस प्रकार के संबंध के उनके जो डिप्लोमेट हमारे दूतावास में बुलाए जाते हैं, उनको जब वो तमतमाते हुए निकलते हैं तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से उनका चेहरा लाल होता है। और कनाडा के अंदर हमारे जो राजदूत हैं उनको बुला के किस प्रकार से बात की जाती है। इसका मतलब यह है कैसे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। देखिए, असली मुद्दा यह है जो इसका मूल कारण है और जो मैं हमेशा से चिंतित रहा कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व की लहर आप फहरा रहे हैं, इसका रिपरकशन होगा और ये रिपरकशन देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर कोई दूसरे सिख राष्ट्र की बात कर लेगा या किसी राष्ट्र की बात कर लेगा, उसको देशद्रोही आप स्थापित कर देंगे। देखिए, जिन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की बात की है, जिन्होंने भी खालिस्तान की बात की है, सबको एक समान कानून के दायरे पे लाके दंडित कीजिए। ये जो देश है, भारतवर्ष जो है, ये सभी और आपने अभी तक तो मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को अकेला छोड़ा था, उन्हें अलग थलग कर दिया था। अब आप सिखों को भी अलग थलग करना चाहते हैं। आप विश्व में भारत की छवि क्या बनाना चाहते हैं? वहां पे क्यूबा के अंदर G77 हो रहा है, 100 से ज्यादा राष्ट्र वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस हो रहे हैं। आप वहां नहीं जाते, आपके मंत्री कोई नहीं जाते। और वहां पे राष्ट्रपति जो चीन के जाते हैं, उनको कहा जाता है कि ये रहनुमा हैं, ये विश्व के जो 100 विकासशील देश हैं उनके रहनुमा हैं, उनके लीडर हैं, और आप अपने को विश्वगुरु कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की चीजों से देश की छवि भीषण रूप से गिर रही है, आर्थिक स्थिति भीषण रूप से गिर रही है। और मैं ये मानता हूं कि देश में कोई भी, किसी भी देश में कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, उसका पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी को नहीं पता चलता मंत्रिमंडल में उनके अधिकारियों को किसी को नहीं पता रहता। एक आदमी सारे निर्णय लेता है, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, एक आदमी, और वही आदमी अपने दिमाग में जो आता है मन में बोल देता है। 8 बजे लॉकडाउन कर देता है, 8 बजे नोटबंदी कर देता है, कुछ भी करता है। जब तक सामूहिक निर्णय नहीं लिया जाएगा और धर्मनिरपेक्षता के पग को हम छोड़ेंगे, इसीलिए मोदी जी को संसद भवन में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करना पड़ा है। लेकिन यह विदेश नीति हमारे को पूरे वर्ल्ड में अलग थलग कर रही है। अमेरिका भी चिंतन कर रहा है, बहुत दिन से चिंतन कर रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा, अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे अगेंस्ट है, चीन पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट है, ईरान टर्की हमारे अगेंस्ट है, तो हमारे साथ कौन है और हम किस विश्व